सर, महाराष्ट्र में जिस तरीके से प्रताप सरनाइक के घर पे हाल ही में ईडी ने छापा मारा है, तो आखिरकार इतनी सारी संपत्ति एक नेता के पास होना, ये बहुत सोचने वाला सवाल है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखो सोनी, इस सवाल को लेकर बहुत माथापच्ची भी हो रही है कि आखिरकार इतनी संपत्ति प्रताप सरनाइक के पास आई कहाँ से। अब इसको अगर आप जानना चाहती हैं तो हमें 1980 के दशक की ओर मुड़ना पड़ेगा। जब 1980 का दशक चल रहा था, 1980 की फिल्में चल रही थी। 1980 में प्रताप सरनाइक थाने की सड़कों पर ऑटो चलाते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑटो चलाने वाला व्यक्ति विधायक कैसे बना। देखिए, लोकतंत्र है देश के अंदर, कोई भी किसी भी पद में जा सकता है, कोई भी मेहनत करके आगे बढ़ सकता है, कोई गलत बात नहीं है। आप विधायक बन सकती हैं, मैं विधायक बन सकता हूँ, कोई भी देश का आम नागरिक कुछ भी कर सकता है। इस पर सवाल नहीं खड़े होते। सवाल ये खड़े होते हैं कि जब 1980 के दशक में प्रताप सरनाइक एक ऑटो वाले थे और 2019 आते आते 143 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आ गई। सबसे बड़ी बात ये समझने वाली होगी, जनता भी इस बात को समझ रही होगी, क्योंकि अगर 143 करोड़ की संपत्ति आ रही है, क्योंकि आम आदमी के बस की बात तो नहीं है, आपके बस की बात तो नहीं है। आप तो 143 करोड़ की संपत्ति इकट्ठा नहीं कर सकती, मैं तो 143 करोड़ की संपत्ति इकट्ठा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक ऑटो वाला 143 करोड़ की संपत्ति इकट्ठा कर सकता है। कैसे कर सकता है? ये जनता भी जानती है कि 143 करोड़ या तो बेईमानी किए गए हैं, या कुछ घोलमाल किया गया है, या कहीं से इकट्ठा किए गए हैं। अगर आपने मेहनत से, क्योंकि अगर आप मेहनत करती हैं 143 करोड़ थोड़ी इकट्ठा कर लेंगी। एक आम आदमी ऑटो वाला दिन भर में अगर कमाता है तो 500 रुपये घर लेकर शाम को जाना उसको मुश्किल पड़ जाता है। 2020 की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन जब 1980 की बात करते हैं, 1980 में तो इतना सस्ता समय था कि लोग 100 रुपये 200 रुपये महीने कमाते थे तब, और आज यानी करीब करीब 30 साल में 140 करोड़ की संपत्ति, कहाँ से पैसा आया? ये जवाब जनता तो पूछेगी ना। अगर ईडी कर रही है तो बहुत सारे लोग खड़े कर रहे होंगे कि ये करवाया जा रहा, ये किया जा रहा, लेकिन अगर ईडी कर रही है तो क्या गलत कर रही है? क्योंकि जनता का पैसा है, जनता का पैसा अगर आपने खाया है तो देना तो पड़ेगा ना। आप कैसे भी करें, आपको पैसा तो देना पड़ेगा। तो इसीलिए ईडी वहाँ पर छापेमारी कर रही है, इसीलिए प्रताप सरनाइक के बेटे को ईडी उठा कर ले गई है, और इसीलिए प्रताप सरनाइक के मित्र अमित चंदोल को भी ईडी ने उठा लिया है। और पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार जिस तरह से आपने अपने पद में रहते हुए इतना पैसा इकट्ठा किया, जो रिश्वत का पैसा, उसकी जानकारी हमें दीजिए। और जानकारी हर देश के नागरिक को चाहिए, क्योंकि आप उस क्षेत्र के नेता हैं और वहाँ की जनता को आप धोखा नहीं दे सकते। कोई भी नेता हो, कोई भी सांसद हो, कभी धोखा नहीं दे सकता है। तो ये है, प्रताप सरनाइक के पास 140 करोड़ की संपत्ति है, जिसके बल पर ईडी छापेमारी कर रही है। सर, शिवसेना के एक नेता का ये कहना है कि ये सब जो कुछ भी किया जा रहा है, ये सब बीजेपी की एक सोची समझी साजिश है। तो आपको क्या लगता है सर, क्या हाल ही में, हालांकि उनके कहने पर ये सब हो रहा है, या फिर वो उनका बयान गलत है? मुझे इस पर हंसने का मन कर रहा है। आपको याद होगा, बिहार में एक कहावत है, मीठा हाउ हाउ कड़वा थू तू। इसका मतलब आप समझती हैं कि आप करें तो बहुत अच्छा, अगर दूसरा कोई करे तो बहुत बुरा कर रहा है। आपको मैं 20 दिन पीछे ले जाना चाहूँगा। आपको याद होगा जिस तरह से अर्णव गोस्वामी, रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ, जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया, देश की जनता चिल्लाती रही कि महाराष्ट्र सरकार ये गलत कर रही है। तब महाराष्ट्र सरकार को नहीं दिखा, महाराष्ट्र सरकार को ये नहीं दिखा कि देश की जनता चिल्ला रही है कि आप गलत कर रहे हैं। अर्णव गोस्वामी को ज़बरदस्ती इतने पुलिस वाले मिलकर AK-47 लेकर उठाकर ले जाते हैं, तब लोगों ने नहीं देखा कि आप गलत कर रहे हैं। अगर आज आपके साथ हो रहा है, आपको दिख रहा है, आज आप इनको दिख रहा है कि ईडी गलत कर रही है। लेकिन मैं एक बात ये जानना चाहूँगा, देखिए, गलत किसी के भी साथ हो, नहीं होना चाहिए। अगर वो गलत नहीं है, उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए, ये तो हमारा मानना है। दूसरी बात ये समझने वाली होगी कि जब रिपब्लिक भारत पर TRP केस लगा था, तब रिपब्लिक भारत से ये पूछा जा रहा था कि आपके ऑफिस में जो टिश्यू पेपर यूज हुआ है वो कहाँ से आया है, आपके ऑफिस में जो ये मेकअप यूज हुआ है ये कहाँ से आया है। अर्णव गोस्वामी की टीम से ये पूछा जा रहा था, आपके टॉयलेट में जो पेपर यूज हुआ है, टॉयलेट पेपर है, उसका हिसाब दीजिए। आप मुझे ये बताइए, कौन सा ऐसा बंदा है कि वो 5 रुपए के टॉयलेट पेपर के लिए हिसाब लेकर बैठेगा? कौन सा ऐसा बंदा है जो एक टिश्यू पेपर का हिसाब देगा आपको? लेकिन परेशान किया जा रहा था
तब तो महाराष्ट्र सरकार को बहुत अच्छा लग रहा था। अर्णव गोस्वामी को परेशान किया जा रहा है, रिपब्लिक भारत को परेशान किया जा रहा, देश के पत्रकारों को परेशान किया जा रहा है, बड़े बड़े मीडिया हाउसों को परेशान किया जा रहा है, और यहाँ तक परमवीर सिंह मुंबई के जो कमिश्नर हैं वो आके सीधा सीधा इस मामले को उठाते हैं। तब इनको अच्छा लग रहा था, लेकिन आज जब ईडी कर रही है तो इनको बुरा लग रहा। तो सोनी जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि जब अपने साथ गुजरती है तब इंसान को समझ में आता है कि हमने भी कभी गलत किया था। सर, एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर काफ़ी मतलब ये बात चर्चा में है कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो बहुत जल्द गिरने वाली है, तो आप इस पर क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार है सर? देखो सोनी, एक बात आपको मैं पीछे 2019 की ओर ले चलूँगा, क्योंकि इलेक्शन जो महाराष्ट्र के थे 2019 में हुए थे, और महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था, एनडीए का गठबंधन था, दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, और दोनों ने चुनाव लड़कर दोनों अलग हो गए, क्योंकि सबकी महत्वाकांक्षा होती है, चाहे उद्धव ठाकरे हो चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, दोनों चाहते थे कि हम सीएम बने। लेकिन बात यहाँ नहीं है। अगर आज बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हम जल्दी नई सरकार का गठन करेंगे, सरकार गिरेगी उद्धव ठाकरे की, तो इस पर देखिए कई सारे सवाल खड़े होते हैं। देखिए 2019 में जब अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने 72 घंटे की सरकार बना लिया था, जब 72 घंटे की सरकार बनी थी, अब 72 रातों रात सरकार बना के 72 घंटे में सरकार गिर भी गई थी, तो उसके ऊपर आपको आकर्षित करना चाहूँगा आपका ध्यान। तब की बात है, अगर आप एक रिपोर्ट का मैं एक कोट करना चाहूँगा, एक रिपोर्ट है जिसका मैं लिंक शायद डिस्क्रिप्शन में आप दे दीजिएगा। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में शरद पवार, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह, ये सब लोगों की मीटिंग हुई थी जब शिवसेना के साथ बीजेपी का गठबंधन नहीं हो रहा था। एनसीपी और बीजेपी के गठबंधन की बातें चल रही थी, और शरद पवार राजी भी थे कि हाँ ये गठबंधन हम करेंगे। लेकिन आखिरकार शरद पवार बदल गए बीच में, लेकिन अजीत पवार फिर भी बीजेपी के साथ जाना चाहते थे, इसीलिए वो रातों रात बीजेपी के साथ सरकार बना लिए, और 72 घंटे में उनकी सरकार आज शरद पवार ने गिरा भी दिया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बीजेपी के नेता कह रहे हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, चाहे वहाँ के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस हों या वहाँ के और बड़े नेता हों, अगर वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर नई सरकार का गठन करेंगे, तो देखिए बीजेपी कांग्रेस के साथ जाएगी नहीं। बीजेपी अगर शिवसेना के साथ जाती है तो उनका ग्राफ गिर जाएगा। तो उनके पास एक ही ऑप्शन है, एनसीपी। अब शरद पवार जो चाहेंगे वो होगा। अब शरद पवार और बीजेपी के बीच में क्या साठगांठ चल रही है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, सरकार रातों रात गिर जाती है, सरकार क्या पता 2 घंटे बाद गिर जाए, सरकार क्या 2 दिन बाद गिर जाए। ये तो अपने आप में इंटरेस्ट की बात है कि कैसे कैसे इंटरेस्ट उन लोग के बीच हैं, कैसा कैसा उनके बीच रिलेशन है। तो इस पर हम ज़्यादा शायद न चर्चा करें, ये तो आने वाला कब वक्त बताएगा कि आखिरकार कब सरकार गिरेगी, कब सरकार नहीं गिरेगी। लेकिन हाँ, एक बात ये है कि अगर बीजेपी कहती है तो करती है। क्योंकि आपको 2 उदाहरण मैं देना चाहूँगा। आपको याद होगा महाराष्ट्र वाला और कर्नाटका वाला मामला, जहाँ पर बीजेपी ने कहा था और वहाँ पर उन्होंने अपना काम करके दिखा दिया। तो अगर महाराष्ट्र में बीजेपी कह रही है तो महाराष्ट्र में बीजेपी करके दिखा सकती है।